अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसे डिस्कस करेंगे ऑन डिजिटल रेवोल्यूशन। इसके मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं जो जिसकी मैंने 5 to 6 स्लाइड्स बनाई हैं। एक चीज़ आपने अपने माइंड में रख लेनी है क्योंकि मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हुई हैं कि आपने ऐसे के क्या रूल हैं और बेसिक चीज़ें क्या होती हैं ऐसे की आपने इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर बॉडी होती है, फिर बॉडी के पॉइंट्स और फिर सब पॉइंट्स और फिर आगे आपने उस चीज़ को इम्पैक्ट्स की तरफ लेके जाना होता है कि मतलब बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज की तरफ। फिर उसके बाद आपने उसको कंक्लूड कर देना होता है और कंक्लूजन जो आपका होता है वो किस चीज़ को फॉलो करेगा? इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन के जो जो चीज़ आपने इंट्रोडक्शन में लिखी होती है वो ही चीज़ें आपने उठा के उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। आपने ये नहीं है कि आपने इंट्रोडक्शन जनाब आपने स्काई को देख के लिखा हुआ है तो आप जो अपना कंक्लूड कर रहे हो वो अर्थ के साथ कम्बिनेशन कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होती है ऐसे ऐसे में। तो अभी मैं इसके जो की पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। इसकी जो आउटलाइन से मैंने स्टार्ट किया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये देखना है कि डिजिटल रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन। ये कि डिजिटल रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन में चीज़ें आती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंटरनेट होता है, ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस होती हैं और सोशल नेटवर्किंग, बिग डाटा, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इस तरह की चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में जो कि है उनका कम्बिनेशन लिख देंगे। उसके बाद इसकी हिस्ट्री लिखेंगे आप, हिस्ट्री ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, कि ये कब से स्टार्ट हुआ है और कब से इसका रेवोल्यूशन आया है। डिजिटल रेवोल्यूशन कब से स्टार्ट है? तो ये 1980 से वैसे स्टार्ट है। तो इसको आपने ना प्रिसाइज़ वर्ड्स में लिख देना है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन में ही चीज़ें आ रही होती हैं। फिर आपने आगे इसका लिखना है एडवांटेज, लिखने हैं इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज लिख देने हैं आपने इसके। फिर जो जो इसके फ़ायदे हैं, डिजिटल रेवोल्यूशन का रोल और इसके वाकई में इसका फ़ायदा हो रहा है, मतलब इसने डिस्टेंस को कितना क्लोज़ किया हुआ है, इसका कितने इम्पैक्ट्स पड़े हैं, एजुकेशन पे क्या पड़ा हुआ है, ट्रेड पे क्या पड़ा हुआ है, इकोनॉमी पे क्या पड़ा हुआ है, सोशल लाइफ पे क्या पड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें ना आपने वन बाय वन आपने वहाँ पे ना सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं, ज़्यादा आपने लेंथ ही नहीं लिखना है क्योंकि आप जब लेंथ लेंथ वाली साइड पे आएंगे तो उसका आप सेपरेट पैराग्राफ बना के लिखेंगे। ठीक है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है जी इसका डिजिटल रेवोल्यूशन का पाकिस्तान में क्या रोल है, रोल ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान डिजिटल रेवोल्यूशन को लेके जो कि है क्या उसने इक़दामात अब तक उठाए हुए हैं, क्या क्या ये आगे फर्दर काम कर रहा है और क्या हमें होप है, हमारी जो यूथ है उसको अवेयरनेस है भी डिजिटल वर्ल्ड से या नहीं। ठीक है, इस तरह के आपने जो कि है कोड कर देनी है, 4-5 लाइंस कोड कर देंगे और एक लाइन आपकी वो फिर एक पेज पे होनी चाहिए। मैं लाइंस का मतलब ये है कि अभी जिस तरह हम स्लाइड्स बनाते हैं ना, स्लाइड्स पे मैंने अभी ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, कि रोल ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। अभी ये देखा जाए तो एक 2-3 वर्ड्स हैं, लेकिन ये इस पे पूरे के पूरे पेजेस आते हैं कि क्या क्या रोल है पाकिस्तान के अंदर, इसका क्या कर रहा है ये। आगे फिर बुक्स की बात है कि डिजिटल रेवोल्यूशन का बुक्स में क्या करैक्टर अपना प्ले कर रहा है ये। ठीक है, उसके बाद आती है जी एजुकेशन सिस्टम। डिजिटल रेवोल्यूशन का देखना है आपने रोल एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है। ऑनलाइन लर्निंग की बात कर लो, वीडियो बेसिस आप वीडियोस बना लेते हो लेक्चर्स की, लाइक दैट अभी मैं बना रहा हूँ, सिंपल एज़ दैट। तो आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ में चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस, स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड करेंगे। पॉजिटिविटी को फॉलो करना है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, नेगेटिव चीज़ नहीं लिखनी है आपने। ठीक है, कि यूनिवर्सिटी वो कर रही हैं, गवर्नमेंट वो कर रही है, क्योंकि आप नेगेटिव वाली साइड पे जाएंगे आप उसी वक्त ऑब्ज़र्व हो जाएंगे और जब आप ऑब्ज़र्व हो जाएंगे तो आपने बेशक जितना भी लॉजिकल उसमें आर्गूमेंट्स लिखे हों तो वो किसी खाते में नहीं जाएंगे आपके। ठीक है, आगे इसका आपने देखना है ऑनलाइन लर्निंग में कि आप ऑनलाइन लर्निंग में इसका क्या रोल है। ठीक है, कितने परसेंट ये चल रहा है और कोविड-19 की वजह से इसका जो कि है ट्रेंड कितना इंक्रीज़ हुआ है, ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको और इसका इंट्रोडक्शन, बॉडी, मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। 2 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ, आपने उसको फॉलो कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इंट्रोडक्शन से लेके और पैराग्राफ की एक बात मैं आपको बता दूं, आप जो पैराग्राफ लिखेंगे उसमें आपने 2 इंच 2 इंच या ऐसे समझ लें, आपने 2 उंगलियों जितनी जगह छोड़ देनी है पहली लाइन में।
ये पैराग्राफ का एक रूल, या प्रेसी जब पढ़ेंगे ना तो प्रेसी में आपको प्रेसी के रूल्स में भी आपको मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। क्योंकि ये पैराग्राफ जब आपने स्टार्ट लोगे ना, बिल्कुल ही लाइन के स्टार्ट से स्टार्ट ले लोगे, आपके पैराग्राफ की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो ये रूल को भूलना नहीं है, ये हर पैराग्राफ का रूल होता है। अच्छा, आगे फिर है जैज स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम। ठीक है, ये भी ऑनलाइन पे डिपेंडेंट करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम 2013 टू 2018। तो इसका स्टूडेंट्स को कितना बेनिफिट हुआ है। तो स्टूडेंट्स ने इन चीज़ों से, अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जो अफोर्ड ही नहीं कर पाते लैपटॉप लेना। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ही बड़ी मुश्किल से वो अफोर्ड कर पाते हैं, स्कॉलरशिप पे आए हुए होते हैं। तो गवर्नमेंट का उसमें आप बताएंगे जी गवर्नमेंट ने ये क्या क्या किया है, अच्छा किया है नहीं अच्छा किया, लेकिन अच्छा ही किया यही लिखना है। ठीक है, आगे फिर एजुकेशनल ऐप्स के बारे में। एजुकेशनल ऐप ऐप के बाद नई ऐप आ रही है। ठीक है, उसका आपको कितने परसेंट बेनिफिट हो रहा है, और आप किस किस सब्जेक्ट में किस तरह का बेनिफिट ले रहे हैं, और उसमें एरर्स भी आ रहे हैं तो वो किस तरह के आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक वे पे नहीं चलना, वन साइडेड होकर नहीं चलना। जिस तरह हम कहते हैं ना कि लव जो होता है ना वो टू साइडेड होता है, तो सेम एज आपने जो सी एस एस एस्पिरेंट होता है वो वन साइडेड सोचता नहीं है, वो मल्टी साइडेड सोचता है, और फिर वो अपने वर्ड्स को आर्गूमेंट्स में कन्वर्ट करके फिर लिखता है। तो स्मार्टफोन्स, इसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, स्मार्टफोन का क्या रोल है जी डिजिटल रेवोल्यूशन में। क्या आप अपने सेल फोन्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहे होते हैं, आप अपने सेल फोन्स के ऊपर ही जो कि है फैसिलिटेट कर रहे होते हैं किसी बंदे को। चाहे वो आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन डॉक्टर की फैसिलिटी भी आ गई है, ऑनलाइन आपको टीचर्स की फैसिलिटीज़ आ रही है। ठीक है, आपने कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है किसी जगह पे तो आप वीडियो कॉल कर लेते हो। ठीक है, तो जी ये देखें जी ये हमारा जनरेटर है तो टेक्निकल फॉल्ट कर रहा है, तो वो बताता है जी ये आपका AVR है, AVR को चेक करें, इसकी वायर्स चेक करें एट्सेट्रा। तो मैं डिटेल में नहीं जाता, तो मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ कि आपने इस तरह की चीज़ें वहाँ पे पुट कर देनी है। आगे फिर टैबलेट्स और आईपॉड की बात आती है। ठीक है, इसका आपने ब्रीफली डिस्कस कर देना है। फिर वाईफाई अवेलेबिलिटी, कि वाईफाई की अवेलेबिलिटी कितना मैटर करती है एक स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट के अलावा एक बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, या बिजनेसमैन के अलावा हमारे एट द करंट टाइम हमें लाइक अभी जो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा इशू आ रहा है, तो वहाँ वाईफाई को आप कैसे कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो वाईफाई का ये होता है कि लेकिन वाईफाई का तो खैर एक सेपरेट सिस्टम है, वो तो आपको पिक्सल डिवाइसेस के थ्रू अवेलेबिलिटी उसकी हो जाती है। तो लेकिन वहाँ पे सिग्नल इशू तो प्रॉपरली होता है, क्योंकि वहाँ पे टावर्स नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो टावर्स नहीं जो टावर्स रन करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही तो रन करते हैं। तो ये चीज़ें आपने देख के समझ के फिर एनालिसिस करके तो ये चीज़ें वहाँ पे पुट कर देनी है। फिर आगे आप देखते हैं जी डिजिटल क्लासरूम की बात आती है। ठीक है, कि टीचर अवेल आपको बैठा होता है जी, अमेरिका में बैठा होता है, लंदन में बैठा होता है, कहीं भी बैठा होता है वो, तो वो आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा होता है। क्लास पूरी की पूरी बैठी होती है, स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। ठीक है, एक डिजिटल क्लासरूम बनाया होता है। छोड़ें इस बात को, मैं आपको एक सिंपल सी OIC का आजकल जो इनकी मीटिंग हो रही है ना, वो आप देख लीजिएगा OIC की मीटिंग कैसे हो रही है। OIC के सारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो कर रहे हैं जो भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के उस पर हो रही है, तो वो ऐसे ही है कि आपने उस चीज़ को देखना है कि वो सारे ऑनलाइन बैठे होते हैं। तो ये डिजिटल क्लासरूम की तरह। फिर ट्रेंड टू डिजिटल एजुकेशन, इसके बारे में आपने डिस्कस कर देना। फिर फ्लॉज ऑफ डिजिटल एजुकेशन सोल्यूशन। अभी मैथ्स की बात करता हूँ। मैथ्स में अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मेरे जैसे, जिनको ऑनलाइन बेचारा टीचर खप जाए नहीं इतनी समझ आती। ठीक है, तो थेरेटिकली वो कॉपी कर लेते हैं, थेरेटिकली वो समझ आ जाती है उनको, लेकिन जब आती है प्रैक्टिकली क्योंकि ये मैं इसको एक प्रैक्टिकली वर्क ही कहता हूँ, मैथ्स है ही चीज़ ऐसी। तो इस तरह की चीज़ों में आप ये देख सकते हो कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि है वो पिक नहीं कर पाते बात को, उनके लिए ये मसला बनता है। तो स्टूडेंट्स के अलावा ये मैं स्टूडेंट कर रहा हूँ, आपने स्टूडेंट के हवाले से नहीं देखना। डिजिटल रेवोल्यूशन दुनिया की तमाम चीज़ों के लिए है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी है, वो बैंक सिस्टम के लिए भी है, वो बिज़नेस मैनेजमेंट के लिए भी है, वो ट्रेड के लिए भी है। ठीक है, वो जर्नी के लिए भी है, वो टिकट बुकिंग के लिए भी है, वो हर मैटर पे वो सारा सीन इनका होता है। तो आपने हर एक चीज़ को माइंड में रखना है। आगे देखते हैं जी डिजिटल रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में भाई इसका क्या रोल है ये आपने बताना है। पाकिस्तान में क्या इसका, फिर आपने बताना है कि पाकिस्तान में किस लेवल पे इस पर काम हो रहा है।
ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ये होता है कि मैंने आगे लिखा भी हुआ है, आपको स्लाइड्स में मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगा। ये सीड की प्रोडक्टिविटी, ठीक है, उसका क्रिएटिविटी, और उसके अलावा एक न्यू आप टेक्नोलॉजी सिस्टम लेके आते हो। आपका एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो बहुत पुराना है, ठीक है, तो आप जो है कल्टीवेशन इतनी नहीं कर पाते। आप जो कि अपनी जो सीड आप डेवलप अपना लेके आते हो, जो भी करते हो, उनका कम्बिनेशन अच्छे से नहीं कर पाते, तो इसलिए आपको जो आपकी कल्टीवेशन सिस्टम है वो कम होता है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, ठीक है। तो चाइना बहुत इसमें आगे जा रहा है, और अब काफ़ी कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर सिस्टम में अपने वाटर है जो बिल्कुल ख़त्म हुआ वाटर। हम तो पानी है ना, हम तो कहते हैं जी साफ़ पानी आना चाहिए, हम तो अपनी फसलों को भी बिल्कुल साफ़ पानी देते हैं, ठीक है। तो अपनी क्रॉप्स जितनी भी होती हैं हमारी, तो वो कंट्रीज़ क्या करते हैं, वो प्योरीफाइड करते हैं उस जो कि डिस्पोज किए हुए वाटर को। प्योरीफाई करने के बाद वो उसको यूज़ में भी लेके आते हैं पर्सनली यूज़ के लिए, और उसके अलावा उन्हें जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, तो एग्रीकल्चर सिस्टम में, तो वहाँ पे भी वो यूज़ करते हैं। तो क्योंकि मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ तो मैं एग्रीकल्चर का बताऊँगा, तो इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने में भी यूज़ करते हैं, तो अपना क्रिएट करने में भी यूज़ करते हैं, तो एट्सेट्रा। आप इसमें ना, ये डिजिटल रेवोल्यूशन एक ऐसी दुनिया है ना कि आप इस पर स्टार्ट हो जाओ ना, तो मेरे ख्याल में आप पूरी रात बैठे रहोगे तो आप लिखते रहोगे, आप कहोगे कि यार वो फ़लाँ चीज़ भी लिख लूँ, फ़लाँ चीज़ भी लिख लूँ। तो एक सैटेलाइट सिस्टम से लेके एक जो कि अर्थक्वेक को फ़ील करने वाली वेव्स तक, मैं ज़मीन से लेके आसमान तक और आसमान से लेके ज़मीन तक जितनी चीज़ें आती हैं, वहाँ पे डिजिटल रेवोल्यूशन का क्या रोल है, बंदा सोच सोच के पागल हो जाता है कि वो सारी मैं वो भी लिख लूँ, वो भी लिख लूँ। तो बस इतने में ना, क्या उसे कहते हैं, आपने ये देखना है, कोहेरेंस लाजमी रखना है चीज़ों का, ठीक है। कोहेरेंस, आपने एक सीक्वेंस के साथ चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप पल्ले बांध लो। एग्रीकल्चर ऐप्स की बात आती है फिर। एग्रीकल्चर ऐप्स का मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ये एग्रीकल्चर जो ऐप्स है ना, ये किसान भाइयों के लिए है स्पेशली। रिकल्ट पाकिस्तान, रिकल्टिवेशन, ठीक है। आगे है बाखबर किसान, जैज़ ऐप है। फिर तीसरी ऐप है किसान ज़रज़मीन, ठीक है। फिर फोर्थ ऐप है, ये ऐप को ना रट लेना है, क्रैम कर लेना है। खैर ये क्रैम करने वाली इतनी औखी नहीं है। तो किसान ज़रज़मीन के बाद है किसान बाज़ार, एग्री स्मार्ट। एग्री जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है एग्रीकल्चर की। तो ठीक है, ये आपने इसकी एग्री की ऐप्स में पुट कर देनी है जी। एग्रीकल्चर में इसका इस तरह का रोल है, और इस तरह की ऐप्स पाकिस्तान का, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान के अंदर क्या रोल है, तो पाकिस्तान ने ये ऐप्स बनाई हुई हैं इसकी। तो उसके बाद फिर है डिजिटल जो कि रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल एरिया में। आपको पता होना चाहिए, आपकी जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मशीनरीज लगी होती हैं, और या लोग आते हैं जाते हैं, थंब प्रिंट वाला सिस्टम भी काफ़ी होता है वहाँ पे, ठीक है, कि कितने जो ऑफिसर्स के लिए, स्पेशली वर्कर्स के लिए इतना नहीं होता। तो फिर मैं आपको बताऊँ, जो मशीनरी वहाँ पे लगी होती है ना, वो सारा काम आपका एक माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए हैंडल हो रहा होता है, और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो डिजिटल वर्ल्ड का ही एक पार्ट है, ठीक है। डिजिटल दुनिया के अंदर ही वो चीज़ें सारी आती हैं। पैनल उसको बोलते हैं, ख़ासकर स्पेशली पैनल की बात करूँ मैं, जिस पैनल से आप आजकल इलेक्ट्रिसिटी भी कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़रूरत होती है मशीनरी में डेफिनेटली, तो वो हर जगह पे इस्तेमाल हो रही है। इन फैक्टर्स को अगर आप माइंड में रखो तो। अच्छा, आगे है स्ट्रेंथ फॉर द यूथ पोटेंशियल, ठीक है। ये आपने यूथ का मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यूथ को पता है यूथ ने क्या लिखना है। अच्छा, रोल इन बिजनेस डोमेन में आप ट्रेड को लेके चल सकते हो, आप बैंकिंग सिस्टम को लेके चल सकते हो। इन चीज़ों को आपने पुट कर देना कि हमारी ट्रांजैक्शन कैसी हो रही हैं, और हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, और कितना हमें, जो कि हमारी पहले बिफोर 1980s के जब रेवोल्यूशन नहीं आया था, डिजिटल रेवोल्यूशन, तो हमें किस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता था। तो अब ये आ गया है, तो अभी हमें बिज़नेस में कितना ईज़ है, ठीक है, हमें ट्रेड में कितना ईज़ है, हमें अपने इकोनॉमिकली टोटली आपने, क्योंकि बिज़नेस जो है, बिज़नेस टू बिज़नेस आप चीज़ें सारी यहाँ पे पुट कर देंगे। वो तो बिज़नेस की बात करूँ तो मैं, आप अमेज़ोन की ले लें आप बात। अमेज़ोन पे बंदा जी बैठा होता है जी, क्या उसे कहते हैं, सऊदी अरेबिया बैठा होता है, और उसने डील कर दी होती है जी, अपना जो सामान पड़ा हुआ है चाइना में, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग है, और वहाँ से वो जी अमेज़ोन इनका जो वेयर हाउस है वहाँ से बुक करवाता है, और भेजता वो किधर है, इटली भेज देता है। अभी ये देख लें, वो बंदा इस डिजिटल वे को यूज़ करते हुए
क्या कर रहा है और कितना वो उसमें प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। एक अमेज़ोन नहीं है, मैं अमेज़ोन की मार्केटिंग नहीं कर रहा, अमेज़ोन, alibaba.com एट्सेट्रा बहुत हैं हमारे पाकिस्तान के लिए। दराज.com की बात कर लो, ठीक है। अच्छा, आगे बात आती है बिजनेस डोमेन का, मैंने बता दिया। रोल इन डिफेंस, डिफेंस में इसका क्या रोल है? डिफेंस में इसका इतना क्रूशियल पॉइंट आता है ना इसमें कि मैं कहता हूँ उतना किसी सिस्टम में नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान जो कि है एटॉमिक पावर है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर ही वीक पड़ गया, ठीक है, किसी दूसरे सिस्टम का सॉफ्टवेयर, दूसरे कंट्री का सॉफ्टवेयर, दूसरी कंपनी का सॉफ्टवेयर डोमिनेट कर गया, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है ये आई थिंक ईरान के उस पे हुआ था, उनकी इलेक्ट्रिसिटी पे उन्होंने अटैक किया था सिस्टम पे, और वो सारा अप एंड डाउन हो गया था, वो बंद हो गया, शट हो गई थी लाइनें। उन्होंने किया गया था, उन्होंने एक लाइन क्लोज़ की, तो एक लाइन क्लोज़ की तो जो बाकी 3 फेज़ होते हैं, एक फेज़ उन्होंने बंद किया तो 2 फेज़ उनका जो लोड है वो बियर नहीं कर पाए। जैसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो क्या हुआ, वो सारा सिस्टम उनका गड़बड़ हो गया। तो इस तरह का कहानी थी इनकी। तो ये इसका बड़ा रोल है इसका डिफेंस सिस्टम में भी। तो ये मैंने आपको एक दूसरी चीज़ बताई है, जब मिज़ाइल्स की बात कर लो, मिज़ल्स के अलावा आप इनकी बात कर लें, रडार्स होते हैं आपके, रडार सिस्टम होता है आपके, एरोप्लेन्स हैं, सारा इस तरह की चीज़ें बहुत मिलती जुलती हैं, आप इनमें पुट कर सकते हो सीक्वेंस के साथ, ये चीज़ माइंड में रखनी है। आगे है चैलेंजेस कौन कौन से हैं, ऑब्स्टिकल्स टू कैटर। तो इसमें सबसे पहले बात आती है लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क की। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क किसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई इस तरह। अभी जो मैं अभी करंट गवर्नमेंट की तारीफ़ तो करनी चाहिए वैसे, ठीक है, लेकिन इस गवर्नमेंट को कैबिनेट थोड़ा सा वो स्टेबल कर देती तो कर देती, खैर मैं ये बात नहीं कर सकता। लेकिन आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जो है प्राइम मिनिस्टर का अच्छा है, बाकी मैं किसी का नहीं कह सकता। उसका वो अपनी पूरी स्ट्रगल कर रहा है और लेके चल रहा है, तो आप इसी तरह पुट कर सकते हो उन चीज़ों को, कोड कर सकते हो तो अपने तरीके से। लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ डिजिटल सर्विसेज बिल्कुल किसी खाते का नहीं है, ठीक है। हमें अभी तक पता ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है, अमेज़ोन क्या, हमने अब अमेज़ोन को लीगल किया है। दुनिया कमा कमा के खा खा के मज़े लूट रही है, हमें पता ही नहीं है, हम पीछे फिर रहे हैं, हम उसमें हैं जी, FATF के अंदर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां फलां फलां, हम उधर अभी तक पड़े हुए हैं, बहुत पीछे हैं हम। लैक ऑफ गवर्नेंस, ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि गवर्नेंस की जो कि है, बिल्कुल वो सिस्टम बहुत वीक है, वो मैनेजमेंट लूज़ है। तो मैनेजमेंट ज़ाहिर बात है, जब एक बंदे को हावना ही नहीं है, एक बंदा यहाँ से उसको पता ही नहीं है कि यार ये डिजिटल मार्केट है और इस पे इस तरह की ट्रेड हो रही है और इतना प्रॉफिट हो रहा है, उसको पता नहीं है, उस बेचारे ने फिर किधर वो कहना है, उसने तो यही कहना है भाई ये तो ब्लैक कर देगा हमारी कंट्री को, ठीक है, ये तो पैसा आ जाएगा बाहर एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें पुट करेगा वो, तो बिल पास करवाएगा, वो करेगा, ये करेगा, तो ये चीज़ें इसमें पुट होती। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल नून लीग ने प्रोजेक्ट स्टार्ट कराया तो PTI आएगी उसको बंद करा देगी, ठीक है, PTI ने स्टार्ट कराया, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसको बंद करा देगी। और जो इतना वो खर्चा हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वो नुकसान में गया, इंस्टेबिलिटी। तो आगे फिर रिकमेंडेशंस आप दे देंगे। तो ये अपना ना, ये प्रोजेक्ट मैं आपको जो प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ ना कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम में मैंने प्रोजेक्ट की बात की है, ये प्रोजेक्ट मैं रोड के प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपको डिजिटल वे की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि ये जो डिजिटल पे काम कर रही हैं जितनी भी कंपनीज, उनके ऊपर अगर ये एक पॉलिटिकल पार्टी काम करती है तो दूसरी जब आती है वो कहती है नहीं जी इनका ठीक नहीं है, हम अपना स्टार्ट करेंगे, हम अपने सॉफ्टवेयर लेके आएंगे, हम अपने बंदे लेके आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनको उठा के बाहर फेंको, ठीक है। अगर उनको रखना भी है तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म। अच्छा जी, आगे रिकमेंडेशन में आपने क्या लिखना है जी, ये मैं आपको अपने की पॉइंट्स बता रहा हूँ जो मैंने राइट किए हैं, आपने अपने तरीके से बहुत कुछ इंक्लूड कर सकते हो। मैंने पहले बताया कि डिजिटल वर्ड जो है ना वो ओशियन है, ठीक है, लिखते जाओ, थकोगे नहीं। रैशनल अप्रोच होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और आपका पॉलिटिकल, मैंने इधर लिखी नहीं है ये बात, ये जो पॉलिटिकल टू पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो आपका इतना कोहेरेंस होना चाहिए, अगर एक पार्टी ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ना तो दूसरी उसको लेके आगे चले,
ठीक है। तो ये अपनी तख्तियाँ लगाने के चक्कर में होते हैं जी, मेरी तख्ती लग जाए बस, वो भावें कबर से जा लगे। अच्छा, आगे है फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल पॉलिसी। ठीक है, बहुत मैटर करता है। इनकॉर्पोरेशन पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप मैटर करती है। फिर है पॉलिटिकल ऑनरशिप ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, पॉलिटिकल ऑनरशिप में पहले आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर दी, पॉलिटिकल सिस्टम आपका स्टेबल होगा तो आप सक्सेस ही सक्सेस हैं। फिर आगे है अंडर ऑब्जर्विंग ऑल प्रोजेक्ट्स फंड्स। फंड जो दे रहे हैं ना आप अपनी किसी भी कंपनी को, ठीक है, जो डिजिटल सिस्टम पे काम कर रही है, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, अंडर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये नहीं है कि बस एक महीना कर लिया उसके बाद 4 महीने गुजरने दो, नहीं, चेक एंड बैलेंस रखना है। अवॉइड करप्शन, वही बात आ गई कि करप्शन कोई ना कर सके। ठीक है, तो उन्हीं बीस करने की कोई कोशिश ना करे, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट पे ही लगना चाहिए या उसकी पब्लिक पे। गवर्नमेंट पे नहीं लगना चाहिए, पब्लिक पे लगना चाहिए या एसेट्स पे लगना चाहिए। तो बाकी अवेयरनेस टू रूरल एरियाज़ एंड पीजेंट्स। अच्छा, एक बात ये है, डिजिटल सिस्टम हम जितना भी अच्छा कर लें ना, जब तक हम अपने किसान भाइयों को नहीं बताएंगे कि ना ये आपने एक चीज़ कोड कर देनी है यहाँ पे, तो तब तक आप प्रोडक्टिविटी नहीं कर सकते एग्रीकल्चर सिस्टम में। आप जितनी मर्ज़ी लैब टू लैब अपनी क्रिएटिविटी करते रहें, आप क्या उसे कहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए एक नई चीज़ें लेके आते रहें, पर आप इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे तो आप जो कि है अर्न नहीं कर सकते ना, आप अच्छी क्रॉप्स वो लेके आ सकते हो ना, वहाँ से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, ना ही आप कंट्री को फ़ायदा दे सकते हो। अच्छा, यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी की मैंने आपको बात कर दी है। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम को आपने यूज़ भी करना है, लेके भी आना है, अपने लोगों को भी क्या उसे कहना है, लर्निंग वाला सिस्टम। ठीक है, काफ़ी कंट्रीज़ ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बच्चा जैसे उनका हुआ आता है तकरीबन 7 to 8 ईयर्स का, वो टेक्नोलॉजी सिस्टम की तरफ उनका माइंड वो के है करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि ये अपनी कंसंट्रेशन है जो वहाँ पे, सबसे पहले उसको एक अच्छा वो बना देते हैं कि टेक्निकली इसको अच्छी हावना होनी चाहिए, उसके बाद ही आगे लेके चले सिस्टम को। उसके बाद फिर वो उनके जो भी प्रोसेस होते हैं टेक्निकल आज दो काम ही सारा टेक्निकली हो रहा है, सारा सिस्टम ही टेक्निकली हैंडल हो रहा है, तो वो टेक्निकली बहुत मैटर करता है। सारा काम से मुराद आपको मैं बता चुका हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हवा में नहीं छोड़ रहा मैं। डेवलपमेंट इन सीड लैब्स, लैब के अंदर आपके जो सीड की है वो होना चाहिए कि सीड किस तरह का हमने बनाना है, एट्सेट्रा। वाटर रिजर्वर्स, वाटर का मैंने आपको पहले बताया कि लोग आप एक जो पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, स्पॉयल वाटर, उसको भी यूज़ में लेके आते हैं। कैसे यूज़ में लेके आते हैं, प्योरीफाई करते हैं, कैसे करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं। प्लांट्स किस पे चलते हैं जी, टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है तो प्लांट्स कहाँ से लेके आएंगे, ये मैटर करता है। तो ये चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म में बता रहा हूँ, आपने वहाँ पे आर्गूमेंट फॉर्म में लिखनी है, आगे कंक्लूड कर देना है आपने, कैसे, जैसे आपने इंट्रो लिखा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो ये इसके की पॉइंट्स है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी।